साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, मैंने कल मोदी जी की मेक इन इंडिया की पोल खोली थी। किस प्रकार से मेक इन इंडिया का ढोल फटा, इस बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को धीरे धीरे यानी कि एक तरह से खत्म कर दिया है और अब हम आर्थिक संकट में घिरते जा रहे हैं। इन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना न भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपके और हमारे बीच में कनेक्टिविटी बनी रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लगता है। तो चलिए साथियों, चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में देश का खजाना मोदी सरकार ने खाली कर दिया है। देश के ऊपर जो कर्ज है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन कर्ज बढ़ने के साथ साथ में देश के खजाने को भी जो है मोदी सरकार ने खाली कर दिया है। आज इन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्यों खाली हो रहा है देश का खजाना? मोदी सरकार की नीतियों से विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। ये आंकड़े आरबीआई के हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं, जिससे ये बात है वो पता चलती है। हालांकि इस सरकार ने आने के बाद में बहुत कुछ मैनिपुलेशन किया है, बार बार जो है तथ्यों और आंकड़ों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पोल खुली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मजबूत अर्थव्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन विकसित भारत का दावा कितना सही है ये अब आप और हम सब के सामने जो है स्पष्ट हो चुका है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी देश का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। आज भारत के पास में सिर्फ 11 महीनों का आयात खर्च है वो बचा है। यानी हम 11 महीनों का यानी कि एक तरह से जो है राशन पानी है वो मंगा सकते हैं, इसके अलावा यानी इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। मोदी सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में जो गलत आर्थिक नीतियां अपनाई है, इसने अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा दिया है। और जहां रुपया गिर रहा है, भंडार घट रहा है, आम जनता जो है महंगाई की मार झेल रही है, इन्हीं बातों के ऊपर आज की जो चर्चा है वो केंद्रित रहेगी। साथियों, बने रहें हमारे साथ में। साथ ही साथ एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे कल का जो वीडियो है वो भी आपको इस लिंक में जो है वो अवेलेबल है, वो आप इसको भी यानी कि एक तरह से जरूर जो है वो देखें। और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से जो है हमारे दूसरे अन्य जो चैनल है उनके ऊपर भी इस प्रकार के वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से भी यानी कि एक तरह से जो है इन्हें देख सकते हैं। अब विदेशी मुद्रा भंडार में यानी कि एक तरह से गिरावट है वो किस प्रकार से आई है, ये आज यानी कि एक तरह से हम विश्लेषण करेंगे। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.18 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये आंकड़े भी अपने आप में पूरी तरह से सत्य नहीं है। लेकिन यदि हम असली गिरावट की बात करें तो ये कहीं और ज्यादा गहरी है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ने 5.8 बिलियन डॉलर की जो गिरावट है इसको छिपा दिया है। अन्यथा यदि इसको हम शामिल कर लें तो आप सोच सकते हैं यानी कि एक तरह से और कितनी गिरावट है वो आ सकती है। यह गिरावट मोदी सरकार की नीतियों का सीधा परिणाम है। और किस किस वजह से गिरावट आई है? बेतहाशा आयात नीति, यानी जितने भी यानी कि एक तरह से हमारे स्टार्टअप्स थे, जो भी यानी कि एक तरह से हम एक्सपोर्ट करते थे, सब इस प्रकार के जितने स्टार्टअप हैं या एक्सपोर्ट करने वाले उद्योग धंधे या जो सेक्टर हैं या सर्विस सेक्टर हैं, उनको मोदी सरकार की इन गलत नीतियों ने खत्म कर दिया। रुपए को कृत्रिम रूप से संभालने की कोशिश, जब मोदी जी कहते थे, जब
गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि क्या कारण है कि श्रीलंका का रुपया नहीं गिर रहा, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिर रहा, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है, भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? सवाल था। अब मोदी जी से भी सवाल है। जिस समय मोदी जी ने सत्ता संभाली थी उस समय 59 रुपए के आसपास, 58 रुपए के आसपास जो है वो $1 था। आज वही यानी कि एक तरह से रुपया गिरकर है वो अब 88.70 या $80 के लगभग पहुंच गया है। यानी अब धीरे धीरे यानी कि एक तरह से अभी $90 और उसके बाद में हम $100 को भी 100 रुपए यानी डॉलर जो है वो 100 रुपए भी जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो आप यानी कि एक तरह से इस बात को देख सकते हैं। निर्यात को बढ़ावा देने में भी ये सरकार है वो पूरी तरह से असफल रही। हाँ, जुमले यानी कि एक तरह से खूब फेंके हैं विदेशों में, यानी कि एक तरह से जो है पूरी पृथ्वी का जो चक्कर है हमारे मोदी जी जो है वो लगा चुके हैं, लेकिन निर्यात बढ़ाने में हम सफल नहीं हुए और विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी यानी कि एक तरह से पूरी तरह से टूटा है। इसलिए जो विदेशी निवेशक हैं वो धीरे धीरे यहाँ से जो रुपया है वो निकाल कर, अपना जो डॉलर है वो निकाल कर यानी कि एक तरह से चलते बने हैं। तो इन कारणों की वजह से या इस प्रकार की परिस्थितियों ने जो है वो भारत के खजाने को है वो धीरे धीरे खाली कर दिया है। आरबीआई का $9 बिलियन का हस्तक्षेप ये भी यानी कि एक तरह से किया गया था किस संदर्भ में? रुपये को संभालने के लिए, लेकिन ये भी पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपये को बचाने के लिए $6.9 बिलियन तक खर्च कर दिए रुपये को, यानी हम हमारी मुद्रा को हम यानी कि एक तरह से वापस परचेज कर रहे हैं। देखिए इस सरकार की बेवकूफ़ी देखिए, यानी जो चीज जिस चीज की हमें जरूरत है वो हम नहीं कर रहे हैं, यानी अननेसेसरी यानी कि एक तरह से जो है वो हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये रहा कि आज जो रुपया है वो $88.70, आज की जो रेट है वो $88.70 की है वो है, और अभी कुछ दिन पहले $88.90-92 तक भी है वो चला गया था, यानी $89 के आसपास। अभी भी $89 के आसपास ही 30 पैसे यानी कि एक तरह 25-30 पैसे कम है, तो ये कोई यानी कि एक तरह से ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हुआ है और महंगाई ने आम भारतीय की जो है कमर है वो तोड़ दी है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार की घरेलू मुद्रा स्थिरता की नीति केवल दिखावे की रही, वास्तविक तौर पर यानी कि एक तरह से कोई अर्थव्यवस्था को इससे कोई खास फायदा नहीं मिला। 2018 में हमारे पास में जो है वो 26 महीनों का आयात कवर था, यानी लगभग 25.9 महीनों का हमारे पास में आयात कवर था, यानी 26 महीनों का, जो अब घटकर जो है वो इंपोर्ट के लिए केवल और केवल मात्र 11 महीनों का रह गया है। यानी कितनी बड़ी यानी कि एक तरह से गिरावट है वो हुई है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत को कोई वैश्विक संकट या कोई झटका दे जाए, जैसे कि कोई तेल में यानी कि एक तरह से जो है वृद्धि हो जाए, या फिर अपने आप में यानी कि एक तरह से अचानक से कोई डॉलर में उछाल आ जाए, या और कोई अन्य प्रकार की यदि कोई इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में सिर्फ केवल 11 महीनों का जो है 11 महीने तक टिकने की ताकत ही है वो बची है। ये किसी भी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की नहीं बल्कि कमजोर और असंतुलित अर्थव्यवस्था की निशानी है। और ये सारा जो काम है वो हमारे यशस्वी और स्वयंभू विश्व गुरु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। तो ये यानी कि एक तरह से किस प्रकार से एक अनपढ़ होना या कम पढ़ा लिखा होना या अर्थव्यवस्था की प्रॉपर जानकारी नहीं होना, देश और विदेश के बारे में यानी कि एक तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की प्रॉपर नहीं जानकारी होना, ये ऐसे कुछ मुख्य कारण है जिन्होंने यानी कि एक तरह जो है इस स्थिति को पैदा है वो किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री को न केवल अपने आप में इंटेलिजेंट होना चाहिए बल्कि चतुर, चालाक और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। और मोदी जी जो है वो इस दृष्टि से पूरी तरह से फेल्योर है वो सिद्ध हुए हैं। वो किसी भी दृष्टि से हमारे जो राष्ट्रीय हित है, चाहे हमारे आर्थिक हित हो, चाहे घरेलू हो, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना का मामला हो या सुरक्षा का मामला हो, सब जगह हम पूरी तरह से फेल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखना किस प्रकार से हमारी पाकिस्तान के साथ में झड़प हुई, कितने देश हमारे साथ में खड़े थे। ये बात अपने आप में सिद्ध हो जाती है कि केवल दूसरे देशों में बार बार यानी कि एक तरह से उनकी यात्राएं करने से और गले पड़ने से यानी कि एक तरह से जो है कोई देश है वो आपका हितैषी और मित्र है वो नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको जो है इस प्रकार की नीतियां है वो बनानी पड़ती है, और नीतियां है वो देश हित में होनी चाहिए और उन्हें यानी कि एक तरह से जो है वो मनाने में हम सफल होने चाहिए, तभी यानी कि एक तरह से जो है
वो देश हित सुरक्षित रह पाते हैं। जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से रुपया गिरा है, वैसे वैसे आम आदमी है वो भी इस महंगाई की चक्की में बुरी तरह से है वो पिसा है। मोदी सरकार के महान घोषणाओं के बीच रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुका है। 2014 में जैसा कि अभी मैंने चर्चा की थी कि डॉलर 59 रुपए का था, आज 2025 में ये 88.70 डॉलर से ऊपर है वो चल रहा है। रुपए की यह गिरावट देश की जो क्रय शक्ति है उसको नष्ट है वो कर रही है। पेट्रोल डीजल है वो किस प्रकार से महंगे है, बेतहाशा वृद्धि है वो आप हम सब से किसी से छुपा हुआ नहीं है। खाद्य वस्तुएं जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो महंगी है वो आप लोगों के सामने है। शिक्षा और विदेशी यात्रा का यात्रा है वो आम भारतीय की पहुंच से है वो दूर होती जा रही है। तो ये जो बातें हैं वो हम सब जानते हैं। सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है, लेकिन असलियत यह है कि जनता महंगाई की इस पटरी पर बुरी तरह से कुचली जा रही है मोदी सरकार की इन गलत आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप। 2013 और 2018 की यानी कि जो खराब स्थिति थी, थोड़ा सा उसका भी एक हम तुलनात्मक अध्ययन वो कर लेते हैं। कई बार मोदी सरकार बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा ये बात ये बात है वो कही जाती है कि 2013 में भी यानी कि एक तरह से आर्थिक जो संकट आया था और जब यूपीए का शासन था, लेकिन तब के आंकड़े यानी कि एक तरह से बताते हैं कि आज की स्थिति से जो है वो स्थिति है वो कहीं बहुत ज्यादा बेहतर थी और आज की स्थिति बहुत ज्यादा है वो खराब है। तब रिजर्व बैंक के पास में अधिक भंडार और नीतिगत संतुलन था और उस समय देश के जो प्रधानमंत्री है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो जाने माने अर्थशास्त्री थे और उन्हें पता था कि देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से संभालना है। और यही कारण था कि उन्हीं के शासनकाल में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 0.7 ट्रिलियन से बढ़कर है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर के लगभग हुई। ये मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था, जो यानी कि एक तरह से उनके एक अच्छे अर्थशास्त्री होने का संकेत है वो देता है। तब रिजर्व बैंक के पास में अधिक भंडार था और नीतिगत संतुलन भी था। आज भारी विदेशी कर्ज, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम जो है 185.11 जो है बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर के जो है वो कर्जदार है वो आज हमारा जो देश है वो हो चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारा जो वित्तीय घाटा है और जो राजकोषीय घाटा है वो भी निरंतर है वो अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण यानी कि एक तरह से जो है वो क्या क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम जो चर्चा कर लेते हैं। कारपोरेट पर केंद्रित नीतियां, यानी केवल और केवल जो है अपने बड़े पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को यानी कि एक तरह से गर्त में इस मोदी सरकार ने धकेल दिया, जो धीरे धीरे छोटे उद्योगों को है वो खत्म कर रही है और बहुत सारे यानी कि एक तरह से हमारे छोटे उद्योग धंधे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। रोजगार सृजन के बजाय पूंजी सृजन पर जो है यानी कि एक तरह से इनका ध्यान रहा और इसी वजह से आज जो है पिछले 45 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर यानी कि एक तरह जो बेरोजगारी की स्थिति है। हालांकि उससे पहले हमारे पास में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है, लेकिन 45 सालों से हमारे पास में बेरोजगारी के आंकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा जो उच्चतम बेरोजगारी है वो भी यानी कि एक तरह से मोदी जी के कार्यकाल में हमें देखने को मिल रही है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे नारे सिर्फ प्रचार यानी कि एक तरह से सिद्ध हुए हैं, हकीकत में आज भी ये जो नारे हैं वो कोसों दूर हैं। विदेशी कर्ज और निवेश पर यानी कि एक तरह से हमारी जो निर्भरता है वो अत्यधिक है वो बड़ी है और आरबीआई की स्वायत्तता पर भी यानी कि एक तरह से जो राजनीतिक दबाव है वो इन्हीं मोदी सरकार के द्वारा जो है बनाया गया। किस प्रकार से यानी कि एक तरह से आरबीआई के पास में जो उसके पास में यानी कि एक तरह से रिजर्व कोष था उसको किस प्रकार से मोदी सरकार ने धीरे धीरे निकाल लिया, ये भी आप और हम लोगों के सबके सामने है। आम जनता पर इसका जो है वो सीधा असर हुआ है और इससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक यानी कि एक तरह संकट है वो भी उत्पन्न हुआ है। आज रोजगार है वो निरंतर यानी कि एक तरह से घटते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बचत दर हमारी है वो गिर गई है। अब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आज कल दीपावली है, हालांकि सभी देशवासियों को मैं जो है दीपदानोत्सव की, दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन मोदी जी लोगों के पास में जेब में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, वो खर्च कहां से करे। इसलिए मार्केट की स्थिति है वो भी यानी कि एक तरह से बड़ी कमजोर है।
और जनता के विश्वास में भी मोदी सरकार की इन्हीं नीतियों ने यानी कि एक तरह से गिरावट है वो दर्ज कराई है। मोदी सरकार के विकसित भारत के नारे के पीछे एक कमजोर और उधार पर टिकी अर्थव्यवस्था की सच्चाई हम सब के सामने है, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। अंततः हम यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वित्तीय स्थिति, देश की जो वित्तीय स्थिति है, मोदी सरकार की विफल आर्थिक नीति का आईना है। विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना केवल एक आर्थिक संकेत नहीं, यह उस राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की विफलता का परिणाम है जो विकास को आंकड़ों में न कि जनता की विकास को आंकड़ों में यानी कि एक तरह से दिखाता है, न कि जनता की जेब से है वो मापता है। अगर यही स्थिति रही तो विकसित भारत का सपना चुनावी नारा बनकर रह जाएगा। ये यानी कि एक तरह से जो है आज की इस संदर्भ में, जो चर्चा के संदर्भ में ये बात है, वो हम कह सकते हैं। साथियों, एक बार मैं पुनः आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान, मानवता में आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े, और जिस रूप में भी आप पार्टी को तन मन धन से मदद दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक अवेलेबल है। आप जरूर यानी कि एक तरह से जिस रूप में भी आप मदद कर सकते हैं देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार पुनः इसी अपील के साथ में कि आपके और हमारे बीच में ये कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना जरूरी है, और इसके साथ साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।